वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैम अल्लाह का शुक्र हम ठीक। आप सुनाएं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आपने कहा था मैं थर्सडे को बताऊंगी पेपर के बारे में। पेपर के बारे में क्या? ऐप के बारे में कि मैंने कहा था बताऊँगी। ऐप पेपर तो आपका वही होगा, एमसीक्यूज़ भी होंगे उसमें, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, लॉन्ग भी होंगे। ओके। ऐप जो है वो देखते हैं, ज़्यादा तो मुझे यही चांस है कि गूगल फॉर्म के थ्रू ही लूँगी। जो शॉर्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यूज़ होंगे वो तो उसी पर ही हो जाएँगे सॉल्व, उसके लिए जो टाइम मैं मुकर्रर करूँगी वो उतना ही टाइम होगा। ठीक है, बाद में जो ओके आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो जो है उस पे ले लेंगे। आपको उसकी फाइल बना के पीडीएफ मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। गूगल फॉर्म पहले यूज़ किया हुआ है? जी मैम, और कल भी एक टीचर ने डेमो दिलवाया। बस फिर अगर आपका उस पे हो गया है तो इट मीन कि आप के लिए को वो नई चीज़ नहीं है, आप कर सकते हैं उसको। उसमें टाइम का ही ध्यान रखना होता है क्योंकि विद इन टाइम जो भी मुझे जो फाइल रिसीव होगी मैंने उसी को एक्सेप्ट करना है। हाँ जी। ओके मैम। स्टूडेंट्स एक मिनट ज़रा। चलो मैं आती हूँ। जी स्टूडेंट्स, हाँ क्या कह रहे थे? हुआ है आपका डेमो, उस पे किया आपने ट्राई? यस मैम। चलें ठीक है, फिर तो उसका यस मतलब मैम। वो जो है वो आपके लिए नई चीज़ नहीं है। चलिए ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हो गए हैं, बाकी आ रहे हैं, ऐसा सब क्लास स्टार्ट करते हैं। मैम जी मैम क्वेश्चन नंबर 4 करवाइएगा एक्सरसाइज 2 का। अब सारे क्वेश्चन मैंने ही करवाने हैं, ये बताएं पहले। ये पिछला लेक्चर भी मैंने तकरीबन 1-2 लेक्चर्स आपका यही काम किया है, जो आपके क्वेश्चन रहते थे उनको कंप्लीट किए। ठीक है, बस नहीं हुआ। बस बहरहाल जो आप खुद करें जो भी करना है, सारे क्वेश्चन मैंने थोड़ी करवाने हैं। मैम थोड़ा सा बता दें। बता देते हैं आपको बाद में। ये आज का टॉपिक है लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर जस्ट ऑपरेटर्स फंक्शन ही होते हैं। इसमें फ़र्क ये होता है कि ये वेक्टर स्पेस पर डिफाइंड होते हैं, यानी इनकी डोमेन और कोडोमेन वेक्टर स्पेसेस होती हैं। So in calculus we consider the real line R and real valid function on R or on subset of R. Obviously any such function is a mapping of its domain into R. In function analysis we consider more general spaces such as metric spaces and norm spaces and mapping of these spaces. ठीक है, in the case of vector space and in particular norm spaces mapping is called an operator. ठीक है, तो ये जस्ट एक फंक्शन है। तो लीनियर हमारी जो इसका स्पेशल इंटरेस्ट इसका है वो लीनियर ऑपरेटर पर होता है, यानी फंक्शन तो है एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस के पास, लेकिन कि वो कौन से वेक्टर स्पेस हैं जिन ऑपरेटर्स हैं जिनको आप लीनियर कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस की चूंकि मेन एक प्रॉपर्टी होती है वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जो इसकी मेन एक्सियम है। तो अगर किसी वेक्टर स्पेस की ये दो जो एक्सियम्स हैं, यानी कि उसकी वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये कोई भी ऑपरेटर प्रिजर्व करे, ठीक है, यानी कि इसमें फ़र्क ना आए, यानी पहले आप फैक्टर्स को ऐड करके ऑपरेटर अप्लाई कर लें या ऑपरेटर अप्लाई करके उनको ऐड कर लें। ठीक है, इसी तरह से पहले स्केलर मल्टीप्लाई करके वेक्टर ऑपरेटर ऐड कर लें,
ठीक है, या ऑपरेटर को अप्लाई कर लें या ऑपरेटर को अप्लाई करके बाद में स्केलर को मल्टीप्लाई करें, तो फर्क ना आए इसमें। ठीक है, इसका मतलब कि ये दोनों ऑपरेशंस जो हैं फिर ये प्रिजर्व हो रहे हैं अंडर दैट ऑपरेटर। और जिस ऑपरेटर के अंडर ये ऐसा हो कि ये दोनों ऑपरेशंस प्रिजर्व हो, दैट ऑपरेटर इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। सो इसका मतलब कि अलीनियर ऑपरेटर क्या है? अलीनियर ऑपरेटर टी इज एन ऑपरेटर सच दैट द डोमेन डी ऑफ टी, ऑपरेटर की डोमेन को डी ऑफ टी से डिनोट किया जाएगा, इज अ वेक्टर स्पेस एंड द रेंज आर ऑफ टी लाइज इन अ वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड। तो रेंज जो है वो वेक्टर स्पेस के का एक सबसेट होगा। ठीक है, तो मतलब कि वही बात कि ये जो ऑपरेटर है एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस पर होता है। अब इसकी डोमेन तय कर देती है कि ये उस वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट है, यानी स्पेस उस वेक्टर स्पेस के किसी सबसेट पर डिफाइंड है या सब स्पेस पर डिफाइंड है। और रेंज ऑफ टी हमें ये बताती है कि ये जो वेक्टर स्पेस का एक, या तो वो पूरी वेक्टर स्पेस ही उसकी रेंज है या फिर उस वेक्टर स्पेस का कुछ पोर्शन जो है वो ऑपरेटर की रेंज है। और नंबर 2 ये कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ टी एंड स्केलर्स अल्फा, ठीक है, सच दैट कि टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई एंड टी ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये दो वही मेन चीजें जो आप पहले भी आपने पढ़ी हुई हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये वही चीज है, वही डेफिनेशन है उसकी लीनियर की कि आपके पास वेक्टर एडिशन भी प्रिजर्व हो इस ऑपरेटर के अंदर और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी, देन सच एन ऑपरेटर इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। ऑब्जर्व नोटेशन वी राइट क्या टी ऑफ एक्स इंस्टेड ऑफ टी ऑफ एक्स। ये जो टी एक्स लिखा हुआ है इसका मकसद मतलब क्या है? एक्स का इमेज अंडर टी। ठीक है, इस पूरी बुक में आपको आमतौर पर ऐसे ही नजर आएगा टी एक्स बजाय कि आप ये जो ब्रैकेट्स में लिखते हैं। So this simplification is standard in function analysis. Furthermore, for the remainder of the book, we shall use the following notations. आप ये देख लें कि ये notations आपको आमतौर पर ज़्यादा नज़र आएंगी, लेकिन इसका मतलब क्या होगा हर जगह आपको पता हो कि डी ऑफ टी से मुराद डोमेन ऑफ टी, आर ऑफ टी से मुराद रेंज ऑफ टी, ठीक है, एंड एन ऑफ टी डिनोट्स द नल स्पेस ऑफ टी। अब नल स्पेस क्या होती है? नल स्पेस जिसको आप ग्रुप थ्योरी में कर्नल बोलते हैं। ठीक है, सो द डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस इज दैट द सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ t, set of all elements x which belongs to domain of t such that the image of that elements is 0 under t. ठीक है, so the set of all those elements in the domain which mapped onto identity element in the codomain. So that set will definitely be a subset of domain of T, and this subset of domain of T is called null space of T. Which set? The set of all those elements which are mapped onto the identity element of the codomain. So another word for the null space is kernel. आप जानते हैं, आप कर्नल अपने ग्रुप थ्योरी में भी इसको पढ़ा होगा कि अगर आप देखें कि ग्रुप जो होमोमॉर्फिज्म आपने पढ़ी थी वो भी तकरीबन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, अगर ये चूंकि वेक्टर एडिशन अंडर वेक्टर स्पेस जो होती है वो अंडर एडिशन ग्रुप होती है। ठीक है, तो लिहाजा इसकी जो होमोमॉर्फिज्म होगी वो एडिशन के रिस्पेक्ट होगी, लेकिन ग्रुप थ्योरी में तो ऑपरेशन कोई भी हो सकता होता है, किसी भी ग्रुप ऑपरेशन के अंडर ग्रुप होता है तो आप उसको जनरली स्टार या इस तरह से कोई यूज करते हैं। तो यहाँ डायरेक्टली हमने एडिशन यूज कर लिया और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट यूज कर लिया, क्योंकि हमें जो पता है कि ये अंडर एडिशन ही बिलियन ग्रुप होता है। ठीक हो गया। और वैसे कर्नल में आप क्या कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स इन द डोमेन व्हिच आर मैप्ड ऑनटू द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द इन द कोडोमेन ग्रुप। ठीक है, तो चूंकि वहां पे ग्रुप डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट ग्रुप है तो उसके रिस्पेक्ट उसकी आइडेंटिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एडिशन में तो चूंकि होनी ही जीरो है लिहाजा डायरेक्ट यहाँ पे जीरो ही लिख दिया है, अदरवाइज लिखते टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई।
ठीक है। तो चूंकि ये है, वी शैल नाउ नॉट अडॉप्ट दिस टर्म सिंस वी मस्ट रिजर्व द वर्ड कर्नल फॉर एन अदर पर्पस इन द थ्योरी ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन। तो ये जो फंक्शन एनालिसिस है इसमें इंटेग्रल इक्वेशंस की एक थ्योरी है जिसमें जो उसका कोएफिशिएंट आता है इंटेग्रल इंटीग्रेशन के शुरू में, उसको भी कर्नल बोलते हैं, के यूज किया जाता है कर्नल के लिए, स्मॉल के। इसलिए उससे बचने के लिए अब इस यहाँ पर कर्नल के बजाय नल स्पेस यूज किया जाएगा। यानी कर्नल वही है, डेफिनेशन वही है, लेकिन फंक्शन एनालिसिस में आप उसको नल स्पेस बोलेंगे या नल स्पेस ही बोला जाता है। वजह वही है कि कर्नल जो है, सेम यही वर्ड जो है वो एक कोएफिशिएंट के तौर पर भी यूज होता है इंटीग्रल इक्वेशंस में। बिल्कुल इसी तरह से आप एरो के से रिलेटेड कुछ बातें कही हैं। वी शुड आल्सो से समथिंग अबाउट द यूज ऑफ एरोज इन कनेक्शन विद ऑपरेटर्स। लेट डी ऑफ टी सबसेट ऑफ एक्स एंड आर ऑफ टी सबसेट ऑफ वाई, यानी एक सब वेक्टर स्पेस एक्स है, एक वाई है, डोमेन ऑफ टी एक्स का सबसेट है और रेंज ऑफ टी वाई का सबसेट है, वेयर एक्स एंड वाई आर वेक्टर स्पेसेस बोथ रियल और बोथ कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसमें ये होता है कि दोनों वेक्टर स्पेसेस का जो वो फील्ड होता है ना, वो सेम होता है। ठीक है, या रियल होंगे, दोनों रियल वेक्टर स्पेसेस होंगे या दोनों कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेसेस होंगे। तो देन टी इज एन ऑपरेटर, और बोथ रियल का मतलब यह है कि उनका फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, बोथ कॉम्प्लेक्स में उनका फील्ड, ये नहीं है कि वेक्टर स्पेसेस सिर्फ रियल और कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। ठीक है, तो वो वेक्टर स्पेस जो है वो कोई भी हो सकती है, जितनी भी ऑलरेडी आप डेफिनेशंस पढ़ी हैं आपने उनकी। Then T is an operator from or mapping of domain of T onto R of T. Return T domain of T to R of T, or from domain of T into Y. Return कैसे कि T domain of T to Y, या ये लिख लें या रेंज ऑफ T लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसका मतलब ये आप T जो पहले लिखा हुआ है वो लिख लें या T जो बाद में लिखा हुआ है डोमेन ऑफ T से Y ये लिख लें। अब डोमेन ऑफ T हमने क्यों कहा, हालांकि X वेक्टर स्पेस थी। ठीक है, तो इस बुक में ऐसा यूज किया जा रहा है। कोई और बुक आप पढ़े तो हो सकता है वहां पे आपको डायरेक्ट टी जो है वो एक्स से वाई पर ही हमेशा नजर आए। तो चूंकि ये कई जगह पे ऐसे डोमेन ऑफ टी लिखते हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पे वाजिया कर दिया है कि इसका मतलब ये होगा कि वेक्टर स्पेस एक्स, लेकिन उसकी सब स्पेस जिस पर टी डिफाइंड हुआ है वो असल में डोमेन ऑफ टी है। ठीक है, क्योंकि सब स्पेस जो है वो भी इटसेल्फ वेक्टर स्पेस ही होती है ना। तो लेकिन वो मेन स्पेस की चूंकि एज अ सबसेट उसको ले रहे हैं जिस पर टी डिफाइंड किया गया है, तो इसलिए डी ऑफ टी। अगर ऐसा नहीं है, पूरी स्पेस पर ही टी डिफाइंड होगा, तो डेफिनेटली टी जो है वो एक्स टू वाई ही लिखा जाएगा। ठीक है, टी लिखा जाएगा एक्स टू वाई या टी लिखा जाएगा एक्स टू रेंज ऑफ टी, एक ही बात है। सो क्लियरली वन इज इक्विवेलेंट। जो ऊपर टू कंडीशंस हैं यहाँ पर किसी भी ऑपरेटर के लीनियर होने की क्वेश्चन 1 में आपको नजर आ रही हैं, इन दोनों को कंबाइन कर दे तो क्वेश्चन 2 आ जाती है, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई। तो ये यूज कर लें या वो करें, एक ही बात है, उसी की मदद है। ये दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर दिया असल में, वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं दो वेक्टर्स का। So now by taking alpha is equal to 0 in 1, we obtain the following formula which shall need many times in further work। ठीक है, तो आप ये देखें, अल्फा अगर आप ये 1 में अल्फा को 0 ले लेते हैं तो आपने वेक्टर ये 0x हो जाएगा, और वेक्टर स्पेस की एक्सियम है कि 0x जो है वो क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो जो 0 वेक्टर है, अब वो t 0 पर अप्लाई होगा तो इधर क्या हो जाएगा 0 इंटू टी एक्स, और टी ऑफ एक्स जो भी कोई वेक्टर आया होगा, जब वो भी एक वेक्टर है, उसको जब अल्फा यानी जो 0 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। इट मीन लेफ्ट साइड पे भी 0 है और आपके पास राइट साइड पे भी टी ऑफ 0 हो जाता है अल्फा के 0 की वजह से। तो आपके पास ये आ जाता है कि 0 जो है हमेशा 0 पर ही मैप होता है, और ये उसी वक्त जब आपके पास ऑपरेटर लीनियर है। ठीक है, तो लीनियर ऑपरेटर की ये खसूसियत होती है कि वो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसको भी प्रिजर्व करता है। सो फ्रॉम दैट वी कैन राइट टी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो याद रखें कि लीनियर ऑपरेटर में हमेशा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट पर ही मैप होता है। यहाँ पर ये चीजें बस वही लिखी हुई हैं कि यहाँ पे जो लीनियर ऑपरेटर है ये असल में वो होमोमॉर्फिज्म ही है वेक्टर स्पेस की एज अ ग्रुप अंडर एडिशन।
आप पढ़ लीजिएगा इसको। एग्जाम्पल्स है आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है, ये आप सब जानते हैं कि आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो लीनियर ऑपरेटर होता है। सिंपली इसको आई लिखते हैं या फिर आई एक्स, क्योंकि हम जानते हैं आई एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसी तरह से जीरो ऑपरेटर वो है लीनियर ऑपरेटर है। डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर लीनियर है, यानी अगर टी आपके पास ऑपरेटर है फ्रॉम वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन वो वी डिफाइन अ लीनियर ऑपरेटर टी ऑन एक्स बाय सेटिंग टी ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स डैश ऑफ टी। तो अगर आपके पास पॉलिनोमियल है उस पर आप टी अप्लाई करते हैं तो वो पॉलिनोमियल्स का ही उसका जो रिजल्ट है वो पॉलिनोमियल ही आ जाता है जब आप उसको डेरिवेट करते हैं। तो डेरिवेट यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एक्स डैश ऑफ टी, ठीक है। तो जो डेरिवेटिव का यानी ऑपरेटर है इस वक्त जो टी है वो डेरिवेशन का ऑपरेशन है, ठीक हो गया। तो डिफरेंशिएशन का, तो डिफरेंशिएशन के बाद आप जानते हैं आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है वो लीनियर ऑपरेटर होता है, ठीक है। लीनियर क्यों, क्योंकि जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हैं दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, आप क्या करते हैं उनको सेपरेटली उनको कर लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं उनको। इसी तरह से अगर वो क्या हो रहे हैं, कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी पॉलिनोमियल के साथ सारा वो कांस्टेंट्स वो जो कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वो आपको कहते हैं कि ये डिफरेंशिएशन के करस्पॉन्ड, ये बिल्कुल साइलेंट है, ये बाहर लिख लेते हैं और सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, दोनों को सेटिस्फाई होती हैं। सिमिलरली इंटीग्रेशन का जो ऑपरेशन है, ठीक है, वो भी लीनियर है और कोई आपने सैकड़ों टाइम इसको यूज भी किया हुआ है, ठीक है, कि आप जब भी एक फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करनी हो, आप क्या करते हैं फंक्शन के अंदर जितने भी चीज़ें ऐड हो रही हैं आप सबको सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। जितने भी यानी फंक्शंस के अंदर फंक्शन ऐड हो रहे होते हैं, छोटे छोटे सब फंक्शंस, सेपरेटली आप इंटीग्रेशन अप्लाई करके उसको फिर जो भी लिमिट्स वगैरह लेते हैं वेयर टी लाई बिटवीन 0 एंड 1 यानी क्लोज इंटरवल को बिलोंग करता है। तो ये है, और इसको आपका डेफिनेट इंटेग्रल हो या इम्प्रॉपर इंटेग्रल हो या किसी भी तरह का इंटेग्रल हो, आप इसको सॉल्व करते हैं और इसके लिए ये लीनियर की दोनों कंडीशंस यूज करते हुए सॉल्व करते हैं। तो ये ऑपरेटर भी लीनियर है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बाय टी अनदर लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम क्लोज स्पेस फंक्शन इनटू इटसेल्फ इज डिफाइंड बाय क्या, टी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी एक्स ऑफ टी, ठीक है। टी जस्ट क्या है, एक स्केलर है, एक मतलब रियल नंबर है जो क्लोज इंटरवल ए बी को बिलोंग कर रहा है। अगर ये भी आप जानते हैं कि अगर आप पूरे उसको जो है कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी फंक्शन गिवन था उसको टी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो लीनियर रहता है, क्योंकि ये स्केलर है, वो है ना एक किस्म का रियल नंबर है, एक किस्म का आप इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं या स्केलर बोलते हैं। तो उसके रिस्पेक्ट जो है कोई फर्क नहीं आता। तो दोनों कंडीशंस जो हैं एडिशन और उसकी जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, इसके लिए भी सेटिस्फाई होती हैं। सो टी प्लेज अ रोल इन फिजिक्स क्वांटम थ्योरी एज वी शैल सी इन चैप्टर 11। अगर आप पढ़ते हैं तो असल में ज़्यादा इसका रोल वहाँ पर ही है, पहले से आप शायद कम ही फेमिलियर हैं अभी तक जितना मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है। पहले तो 2-4 एग्जाम्पल्स थी उनमें से तो सबसे फेमिलियर है, और बल्कि इससे भी 2.67 से भी क्या कि एलिमेंट्री वेक्टर अलजेब्रा में जो आप क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वो भी लीनियर ऑपरेटर होते हैं। कौन सा ऑपरेटर, क्रॉस प्रोडक्ट का ऑपरेटर और डॉट प्रोडक्ट का। लेकिन ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है, जब वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, आप दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्ट जो होता है वो एक उसका जो भी एक तरीकाकार आपको पता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, एक वेक्टर होता है। तो लिहाजा ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये एक लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब, ठीक है, या होगा फ्रॉम R2 टू R2 या फ्रॉम Rn टू Rn, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आई जे के ही आमतौर पर 3 डायमेंशंस यूज की जाती हैं वेक्टर्स के लिए, ठीक है, 3 डायमेंशंस में, तो इसलिए R2 भी हो सकता है, R3 भी हो सकता है। तो T1 which is denoted for cross product is a linear operator from R cube to R cube. But since you know dot product is a scalar product, या इसको scalar product भी बोलते हैं, दो वेक्टर्स के जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्ट क्या आता है आपके पास, एक स्केलर आता है। तो लिहाजा अगर आप डॉट प्रोडक्ट को ऑपरेटर T2 से डिनोट करें तो ये T2 R क्यूब से R पर होगा, R क्यूब से R पर एक फंक्शन होगा, ये जो लीनियर ऑपरेटर होगा,
T2 ऑफ x, जिसको आप लिखते हैं x डॉट a, कैसे आप यही लिखते हैं इसको, xi1 अल्फा 1 प्लस xi2 अल्फा 2 प्लस xi3 अल्फा 3। अगर x आपके पास xi1 xi2 xi3 है और a आपके पास है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है, तो इनकी दो की डॉट प्रोडक्ट ये, वेयर a इज इक्वल टू अल्फा j बिलोंग्स टू आर क्यूब इज फिक्स्ड। तो इसलिए इसके ऑपरेटर में यहाँ पर आर क्यूब से आर है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर प्रोडक्ट होती है, उसका आंसर रिजल्ट जो होता है वो एक रियल नंबर होता है, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट का या क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर होता है, इसलिए वो आर क्यूब से आर क्यूब पर फंक्शन होता है जो कि लीनियर है। इसी तरह से रियल मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स जो है वो भी लीनियर होता है। मैट्रिक्स में भी आप ये करते हैं ना कि दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है, ठीक है, उसकी एंट्रीज करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड कर देते हैं, ये एंट्रीज ऐड हुई हैं तो उनको सेपरेटली भी लिख देते हैं। इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको भी किसी भी मैट्रिक्स के शुरू में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जो है ये भी लीनियर होता है। अच्छा जी, यहाँ पर है रेंज एंड नल स्पेस, लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर, देन द रेंज आर ऑफ टी इज अ वेक्टर स्पेस। अगर टी लीनियर ऑपरेटर है तो उसकी जो रेंज ऑफ टी है वो एक वेक्टर स्पेस होगी। इफ डायमेंशन, अब डायमेंशन के बारे में आप जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। तो डोमेन ऑफ टी चूंकि डी ऑफ टी क्या है, सबसेट होता है वेक्टर स्पेस का, इट सेल्फ वेक्टर स्पेस होगी। इट सेल्फ वेक्टर स्पेस है तो लाजमी बात क्या है, बोलिए कि इसकी भी डायमेंशन होगी, इसकी भी बेसिस होंगी। तो इसकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट इसकी बेसिस में होंगे वही इसकी डायमेंशन होगी। तो बी पार्ट में हमें क्या कंडीशन है कि इफ डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ टी इज एन, और एन एक फाइनाइट नंबर हो, यानी एक लेस देन इन्फिनिटी एक नंबर हो आपके पास, यानी इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस ना हो, ये फाइनाइट डायमेंशनल अगर है तो। इफ डायमेंशन ऑफ, और क्योंकि आप जानते हैं कई स्पेसेस ऐसी हैं जो इन्फिनिट डायमेंशनल हैं, ठीक हो गया, जैसे एल इन्फिनिटी है, सी ए बी है, तो ये ना हो, लेकिन फाइनाइट जो आप जानते हैं उनमें से अगर कोई है तो उसकी बात हो रही है कि इफ डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ टी इज एन, देन डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी विल बी लेस देन इक्वल टू एन। लास्ट में ये वो एन होगी या एन से लेस होगी। और ये, और तीसरे नंबर पे क्या है, द नल स्पेस एन ऑफ टी इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक हो गया। तो ये चीजें बारी बारी यहाँ पे बहुत इजी हैं, प्रूफ भी है यहाँ पे किया हुआ, आप इसको देखिए, कोई चीज पूछने वाली है तो पूछ लें। दोबारा मैं एक दफा ये बता देती हूँ करना क्या है। टी लीनियर है, ठीक हो गया, रेंज ऑफ टी प्रूफ करना है कि वेक्टर स्पेस है, चीज़ा वेक्टर स्पेस। अगर डोमेन की डायमेंशन फाइनाइट है, एन है, तो रेंज की डायमेंशन भी फाइनाइट ही होगी, एन होगी, एन से लेस रहेगी। और नल स्पेस जो है वो वेक्टर स्पेस है, ये प्रूफ करना है। तो वेक्टर स्पेस जब आपने प्रूफ करना हो ना, तो ये काफ़ी होता है कि आप ये प्रूफ कर दें कि उसमें वो जो है ना फैक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो होल्ड करती है, सब स्पेस क्राइटेरिया जिसको आप बोलते हैं। ये आप देखिए,
जी कलर पे सर्कल बनाना था इसके लिए, लेकिन आने के वो बन नहीं, आने के वो बन ही गया, लेकिन आने तो कलर पेज ना हो तो फिर वो खत्म हो गया। और ये बन गया और से क्या होना था क्या भी, वो कहाँ पे बन छोटी छोटी से हो गए इससे उनको डस्टबिन में डाल दो, यानी कि इतने भी नहीं कि इतने इतने। चलो उनको फिर टेबल पे रख दो। ये स्टूडेंट्स हो गया काम? समझ आ गई आपको इनकी ए बी पार्ट के प्रूफ की? बोल नहीं रहे, कुछ बोल के तो बताएं। जी स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आई, इसकी पता चल गया है कैसे किया हुआ है? अगर आप लोगों ने यहाँ पे ऐसे गूंगे बन के बैठना है मेरे क्वेश्चन पे तो ठीक है, फिर आप क्लास से निकल जाएं। मैम जी मैम n+1 क्यों चूज किया हमने? कहाँ पर? मैम बी पार्ट में। ए पार्ट क्लियर हो गया? जी मैम। n+1 इसलिए चूज किया क्योंकि हम ये प्रूफ ये करना चाह रहे हैं कि जो रेंज ऑफ t है उसकी डायमेंशन भी n या n से लेस ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इससे ग्रेटर हो जाए, इसलिए चूज कर लिया कि अगर उसमें n+1 वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, यानी उससे ज्यादा अगर हो जाते हैं, जैसे कॉन्ट्रेरी नहीं सपोज करते हैं, जी मैम। ठीक है ना, ये किया कि चूज n+1 एलिमेंट्स दैट इज y1 y2 so on yn+1 ऑफ r of t in an arbitrary fashion, then we have y1, ये जाहिर सी बात है रेंज में से ले रहे हैं तो उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो पीछे किसी न किसी एलिमेंट्स के इमेजेस हैं, फॉर सम x1 x2 so on xn+1 इन डोमेन ऑफ t। ठीक हो गया? सिंस डोमेन ऑफ t, डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ t इज n। ठीक हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो n+1 वेक्टर्स का सेट होगा, ये दिस मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है ना? अगर ऐसा है, हेंस इसका मतलब कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा इन n+1 वेक्टर्स का, α1 x1 प्लस so on αn+1 xn+1, अगर ये 0 होता है फॉर सम स्केलर्स α1 α2 so on αn+1 नॉट ऑल 0, ये तो लाजमी होगा ना, क्योंकि डायमेंशन डोमेन ऑफ t की क्या है? n है, उसमें n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो जैसे ही उससे ज्यादा वेक्टर्स होंगे वो डिपेंडेंट होंगे, लिहाजा ये लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 आता है इन वेक्टर्स का, इनमें से सारे के सारे ये n+1 स्केलर्स जो हैं ये 0 एट अ टाइम सारे नहीं होंगे। सिंस t इज लीनियर एंड t ऑफ 0 इज 0, वी नो t लीनियर है तो हम जानते हैं 0 0 पर ही मैप होगा। एप्लीकेशंस ऑफ t ऑन बोथ साइड्स, बस इस पे ये किया कि बोथ साइड पे t अप्लाई कर दिया, जो ऊपर आपके पास था लीनियर कॉम्बिनेशन बना। ठीक है, जब t अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? t ऑफ α1 x1 प्लस ऑन αn+1 xn+1। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? क्योंकि t लीनियर है और राइट साइड पे भी t 0 0 ही होना है ना, तो वो 0 हो गया। और इसको जब देखा तो ये आ जाएगा α1 y1, क्योंकि t लीनियर है। ठीक है, तो α1 t ऑफ x1 होगा जो कि y1 होगा, एंड सो ऑन αn+1 yn+1 0 हो गया। दिस शोज दैट y1 y2 so on yn+1 इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक हो गया? सेट बिकॉज द अल्फा जेज आर नॉट ऑल 0। ओके, तो इसका मतलब ये जो y1 y2 so on yn+1 वेक्टर्स थे रेंज ऑफ t में से लिए, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, लेकिन हम जानते हैं ऊपर
चूंकि ये डिपेंडेंट थे x1 x2 सोन xn प्लस 1, वही सारे स्केलर्स सारे एट अ टाइम जीरो नहीं है, यहाँ पर भी वही सारे स्केलर्स आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये सारे स्केलर्स अल्फा जेस जो है वो जीरो नहीं है, इस लीनियर कॉम्बिनेशन में भी नहीं होंगे डेफिनेटली। तो इसका मतलब कि ये n+1 वेक्टर्स का जो सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। ओके, रिमेम्बरिंग दैट दिस सबसेट ऑफ R of T वाज चूजन इन एन आर्बिट्रेरी फैशन। ये नहीं है कि वो खास कोई स्पेसिफिक, आप किस तरह से भी आपने जस्ट ये लिया कि उस स्पेस R of T में से कोई सा भी n+1 वेक्टर्स का सेट, वो एक खास स्पेसिफिक नहीं है, वो उसमें इस तरह के एलिमेंट्स होंगे उस तरह के होंगे। ठीक हो गया। सो वी कंक्लूड दैट R of T has no linearly independent subset of n+1 or more elements। ठीक हो गया। तो अगर n+1 या इससे ज्यादा वेक्टर्स का जो भी आप सबसेट लेंगे R of T में से, वो लाजमी लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक हो गया। वजह क्या है, क्योंकि जब भी आप उसको लेंगे n+1 वेक्टर्स या n+2 वेक्टर्स या इससे भी ज्यादा का लेंगे, वो लाजमी पीछे किसी ना किसी वेक्टर्स के इमेजेस होंगे जो स्पेस में डोमेन में पड़े हुए हैं, और डोमेन में जो डायमेंशन है उसकी वो कितनी है, n है, तो उसके लिए हमेशा n लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ही आएंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से जब भी n+1 से n से ज्यादा वेक्टर्स का सेट लेंगे, वो x में लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, x में मीन डोमेन ऑफ टी में लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, और उसकी वजह से ये जो अपने टी अप्लाई किया, टी ऑफ 0 लिया, उसकी वजह से ये जो है वेक्टर्स n से ज्यादा लिए हुए हैं रेंज ऑफ टी में से, वो भी डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्केलर जीरो एट अ टाइम नहीं होते। सो बाय द डेफिनेशन दिस मीन्स दैट डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी विल बी इक्वल टू n और लेस देन n। ठीक है, will definitely not exceed n। समझ आ रही बात की? मैम α1 वाला जो सेट है हमने यहाँ पे एज अ फील्ड लिया हमारे पास, क्या किया? जो अल्फा का सेट है वो हमारे पास एज अ फील्ड ले रहे हैं यहाँ पे हम, क्योंकि वेक्टर स्पेस की कंडीशन में तो फील्ड अगर जीरो ना हो फिर ही वो डिपेंडेंट होता है। क्या, मुझे नहीं बात समझ आई। फील्ड के ही एलिमेंट होते हैं, स्केलर्स फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं ये। आई मीन एक्चुअली वेक्टर स्पेस जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम कह रहे हैं कि अल्फा बीटा जो होते हैं वो लाजमन वेक्टर्स ही होंगे, और ए बी सी जो हमारे पास होगा वो फील्ड होगा, तो यहाँ पे हम अल्फाज को मतलब एज अ फील्ड ले रहे हैं। नहीं नहीं, अल्फा को यहाँ पे स्केलर्स के एलिमेंट्स ले रहे हैं। आप जो पढ़ रहे हैं उसमें हो सकता है आप ए बी सी को स्केलर वो ले रहे हो, स्केलर्स ले रहे हो, अल्फा बीटा गामा को आप वहाँ पे वेक्टर्स ले रहे हो जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें जो हम वेक्टर्स ले रहे हैं वो x1 x2 है, y1 y2 है, ये अल्फा सारे स्केलर्स हैं, फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं ना। आपको तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन से भी तो अंदाजा हुआ ना, ये देखिए ना, ये सेट आपने लिया लीनियरली इंडिपेंडेंट का x1 x2 सोन xn+1। ठीक है, आपने कहा कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, वजह क्योंकि डायमेंशन डोमेन ऑफ टी n है, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो से मुराद फॉर सम स्केलर्स α1 α2 सोन n+1 नॉट ऑल जीरो, क्योंकि लीनियर डिपेंडेंट है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जब भी जीरो होगा तो सारे के सारे स्केलर्स जीरो नहीं होंगे। इस वक्त ये स्केलर्स हैं, फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता आप पूछना क्या चाह रहे थे। मैं बस ये पूछ रहा था ना कि आपने अभी यहाँ पे बता दिया कि अल्फाज जो हम ले रहे हैं यहाँ पे वो फील्ड है और x1 और y1 यहाँ पे वेक्टर है, लेकिन हमने वहाँ पे अल्फा बीटा को हमने कहा था लाजमन वो वेक्टर ही होंगे वेक्टर कहाँ स्पेस कहा में, था? वेक्टर स्पेस में जो हम पढ़ रहे हैं। जो आप पढ़ रहे हैं उसमें उन्होंने अल्फा बीटा को स्केलर्स कह दिया, क्या कह दिया था, वेक्टर्स कहा था। मैम जी जो वेक्टर स्पेस हम पढ़ रहे हैं ना इस वक्त सब्जेक्ट, उसमें अल्फा बीटा के सेट को हमने कहा था कि ये हमारे पास वेक्टर्स ही होंगे। यू वो और होगी। अब वो जिस तरह से पढ़ा रहे हैं वो उनको जिसको भी सेट को कह लें। अब ये जरूरी तो नहीं है अल्फाज हूं, मैं इसकी जगह ए बी सी लिख दूं, ठीक है, मैं इसकी जगह A1 A2 A3 लिख दूं, तो मतलब तो ये है कि जस्ट नोटेशन है ना, आप तो जस्ट नोटेशन यूज कर रहे हैं उसके लिए, कुछ स्केलर्स के लिए। स्केलर्स मीन या रियल नंबर्स होंगे या ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है। जब भी आपने किसी चीज का प्रूफ देना होता है आपने इन जनरल प्रूफ देना होता है ना, तो यहाँ पर स्केलर्स फिर आप कोई स्पेसिफिक रियल नंबर्स नहीं ले रहे, मीन्स कि आप कोई भी रियल नंबर्स अगर होंगे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन, उनकी हेल्प से जब आप रियल लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो यहाँ पे तो डेफिनेटली ये फील्ड के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब वो जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से पढ़िए, वो क्या है उसको अच्छी तरह समझिए, आप क्या किस तरह से पीछे से आप ज़ाहिर उसकी जो है बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो आपको आप उस हिसाब से चलेंगे उसको।
ठीक है ना। बुक टू बुक भी वेरी करता है। आप फंक्शन एनालिसिस की कोई और बुक उठाएंगे, वहां हो सकता है आप वहां फील्ड के एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट नोटेशंस यूज की जा रही होंगी, तो आपने तो वही यूज करनी है। तो इससे कंफ्यूज होने की तो मेरा ख्याल कोई जरूरत नहीं है। अल्फाज अगर किसी किसी जगह कह देते हैं जी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है, और किसी बुक में उसको कह देते हैं नहीं जी ये जो अल्फाज है स्केलर्स होंगे, फील्ड के एलिमेंट होंगे, तो इसमें कंफ्यूज होने की तो कोई जरूरत नहीं है। कि है जरूरत आपको? हाँ जब मैम, हम हो कह गया रहे हैं क्लियर। कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है n+1 वेक्टर्स का और n+1 स्केलर्स का, इनमें से α1 α2 सोन अल्फा n+1 स्केलर्स हैं, x1 x2 x2 सोन xn+1 वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये फील्ड के एलिमेंट है। आपकी कोई कंफ्यूजन है आप उसको खुद दूर करें। मुझे अभी तक आपकी कंफ्यूजन जितनी मैम मुझे समझ हो आई गया। है, मुझे जो समझ आई है वो सिर्फ ये आई है कि शायद आप ना इनके नाम्स जो है ना उनसे कंफ्यूज हो रहे हैं। हालांकि नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी ले सकते होते हैं। ओके मैम। और पार्ट 1 ए जो है वो क्लियर है सबको? जी क्योंकि मैम। आपने प्रूव करना है ना कि रेंज ऑफ टी सब स्पेस, वो क्या प्रूव करना था? वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस है तो ये तो हमें पता चल गया कि आर ऑफ टी जो है वो वेक्टर स्पेस आर की का सबसेट है। तो सर ठीक है बोल ना, आर का सबसेट है। तो हमने जस्ट अब इसको ये प्रूव करना है कि अगर ये सब स्पेस है तो डेफिनेटली ये सब स्पेस भी होगी। तो इसलिए इसके दो एलिमेंट लेके वही लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो चेक कर लिया क्या इसको बिलोंग करता है। अब सी देख लें, वी टेक एनी x1 x2 बिलोंग्स टू n ऑफ टी, देन n ऑफ टी मीन नल स्पेस ऑफ टी। तो अगर दो एलिमेंट आप नल स्पेस में से लेते हैं तो इस नल स्पेस में वो तमाम वेक्टर्स पड़े हुए हैं जिनका इमेज 0 है अंडर टी। ठीक होगा, क्योंकि टी लीनियर ऑपरेटर है। और नल स्पेस को अगर ये बिलोंग कर रहे हैं तो टी के अंदर इनका इमेज 0 होगा। ठीक है, इफ वी टेक x1 x2 बिलोंग्स टू n ऑफ टी, देन t ऑफ x1 इक्वल टू t ऑफ x2 इक्वल टू 0। यानी ये दोनों जरूरी नहीं इक्वल हो, लेकिन ये कि t ऑफ x1 भी 0 है, t ऑफ x2 भी 0 है। सिंस t इज लीनियर, okay, now for any scalars alpha and beta we have t of alpha x1 plus beta x2 is equal to, देखिए यहाँ पे आप अल्फा बीटा लिख लिया स्केलर्स, आपकी मर्जी आप अल्फा 1 अल्फा 2 कर लें। ठीक हो गया। तो since t is linear so for any scalars alpha and beta we have t of alpha x1 plus beta x2 is equal to क्या हो जाएगा? अल्फा t of x1 plus beta t of x2, क्योंकि t लीनियर है ना। ठीक हो गया। अब t ऑफ x 0 है और x1 0 है, t ऑफ x2 भी 0 है, तो अल्फा इंटू 0 आ जाएगा प्लस बीटा इंटू 0 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, दो वेक्टर्स आपने लिए, किस में से? n ऑफ t में से। आपने इन दोनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन यानी अल्फा x1 प्लस बीटा x2 प्रूफ कर दिया कि वो n ऑफ t को ही बिलोंग कर रहा है, क्योंकि n ऑफ t को तभी बिलोंग करना था अगर उसका इमेज 0 आता। ये वही बात है जो पिछली दफा भी मैंने आपसे कही थी कि अगर आपने किसी चीज को वो प्रूफ करना है, कुछ सब स्पेस प्रूफ करना चाह रहे हैं, आप कॉन्वेक्स सेट प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो असल में उस सेट की जो स्पेशलिटी होती है वही लेनी होती है, और जो प्रूफ करना है तो वो उसी के अंदर से ही प्रूफ करना है। ठीक है, तो चूंकि हमने इसके दो वेक्टर लिए, प्रूफ ये करना है ये वेक्टर स्पेस है। अब वेक्टर स्पेस के लिए हमें असल में यही प्रूफ करना है ये एक्स की सब स्पेस है, क्योंकि ये एक्स का सबसेट तो है। ठीक है, तो सब स्पेस प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ करना काफी है कि इसके दो वेक्टर्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है वो इसी को बिलोंग करता है। और वो इसको बिलोंग कब करेगा, यानी एन ऑफ टी को कब बिलोंग करेगा? अगर उस वेक्टर का इमेज जो है वो 0 आ जाए, क्योंकि इसमें वही तमाम एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जिनका इमेज 0 है। तो हमने इसके दो वेक्टर लिए, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, उन लीनियर कॉम्बिनेशन पर टी अप्लाई किया तो वो 0 हो गया। तो इसका मतलब ये वेक्टर जो था असल में ये नल स्पेस को ही बिलोंग करता है। अब अगर ये 0 ना होता सपोज तो नहीं हम कह सकते थे ये एन ऑफ टी का एलिमेंट है। सो दिस शोज दैट x1 alpha x1 plus beta x2 belongs to n of t, hence n of t is a vector space। ठीक है, तो बी पार्ट से आपको यही कहते हैं, यही आपको पता चला है कि लीनियर ऑपरेटर प्रिजर्व लीनियर डिपेंडेंस। अभी जो ऊपर आपने चीज देखी है उसमें आपने ये देखें, इसको पढ़िए, ये क्या लिखा है, बोलिए कोई स्टूडेंट। लीनियर ऑपरेटर्स प्रिजर्व लीनियर डिपेंडेंस। हाँ जी, लीनियर ऑपरेटर प्रिजर्व लीनियर डिपेंडेंस। पहले आपने क्या किया था, जो लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? दैट प्रिजर्व्स वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यही होता है ना, इसकी डेफिनेशन ही ये है ऑपरेटर की लीनियर होने की।
कि वो वेक्टर एडिशन को, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को एज इट इज ही प्रिजर्व करता है। तो अब यहाँ पर अभी आपने पार्ट बी में ये प्रूव किया कि ये जो लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं ये लीनियर डिपेंडेंस को भी प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, कैसे? मसलन आपने ये यहाँ पे जब देखा, ये देखिए, ये देखिए यहाँ लिखा है सिंस डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ टी इज n। ठीक है, तो इसका मतलब जो n+1 वेक्टर्स का सेट होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, किसमें? डोमेन में। उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो गया। इसका मतलब अगर 0 है तो इसका मतलब सारे स्केलर 0 नहीं है। सारे स्केलर 0 नहीं थे किसके लिए? वेक्टर्स x1 x2 सोन xn के लिए। लेकिन वही स्केलर्स आप जब ने आपने देखा α1 y1 प्लस ओन αn+1 yn+1 इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी सारे स्केलर्स तो 0 नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि ये जो वेक्टर्स है y1 y2 सोन yn+1 ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। तो इसका मतलब हालांकि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स थे डोमेन के x1 x2 सोन xn+1 ये लीनियरली डिपेंडेंट थे, लेकिन आपने थोड़ा सा इस पे प्रोसेस किया और चेक किया इसको, तो आपको अंदाजा ये हुआ कि जो इसके इमेजेस हैं, x1 का इमेज y1 था, x2 का इमेज y2 था, एंड सो ऑन xn+1 का इमेज yn+1 था। इसका मतलब इनके जो इमेजेस हैं, ठीक हो गया, और वो भी लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये, और ये किस वजह से हुआ? लीनियर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक ही दो ही चीजें आपने यूज की थी, एक ही यूज किया, टी का लीनियर होना। सिंस टी इज लीनियर, टी लीनियर था तो ही आपको पता था कि टी ऑफ 0 0 है। इन दो चीजों को यूज करते हुए आपने जो है वो ये कर लिया। राइट साइड पे 0 आपने क्यों लिख दिया, हालांकि दोनों साइड पे टी अप्लाई किया था? मैम क्योंकि टी ऑपरेटर 0 पे अप्लाई कर तो 0 हो जाता है। 0 ही है ना, तो इसलिए टी ऑफ 0 0 ही था, इसलिए ये ठीक है। और वो उसी वजह से था क्योंकि टी लीनियर था। तो टी चूंकि लीनियर है तो हमें ये अंदाजा हुआ कि लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स का जो सेट है उसका उसके इमेजेस का जो सेट बनता है वो भी लीनियरली डिपेंडेंट ही रहता है। जैसे ये सारे y1 y2 सारे y इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर यही बात यहाँ पे लिखी है कि लीनियर ऑपरेटर प्रिजर्व्स लीनियर डिपेंडेंस। ठीक है, जी मैम। अब जो है नेक्स्ट जो है मैं लेक्चर का टाइम स्टार्ट हो गया। अच्छा, टाइम तो आपका ऊपर हो चुका, सॉरी। नेक्स्ट जो है हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। ओके टाइम का अंदाजा नहीं हुआ।